वेलकम बैक टू एनएमआर सीरीज़। आज हम देखेंगे कि एनएमआर की इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे होती है और वर्किंग कैसे होती है। पहले इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, जैसा कि हमें पता है कि एनएमआर के मैकेनिज़्म के अंदर हमने देखा था कि हम किसी सैंपल को जिसके अंदर कुछ प्रोटॉन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो प्रोटॉन्स जो हैं अल्फ़ा पोजीशन अटेन करते हैं और फिर हम जब उसके ऊपर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी जो है वो देते हैं, तो वो जो प्रोटॉन्स हैं उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है बीटा पोजीशन के अंदर। इसी तरह तो सबसे पहला काम है हमारे पास, वो क्या है, इसके अंदर एक ऐसी ट्यूब जिसके अंदर क्या हो, हम सैंपल डाल सकें। तो ये जो ट्यूब होती है, ऐसी सी जो ट्यूब होती है, इसको हम कहते हैं सैंपल ट्यूब। क्या कहते हैं? सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब जो है, इसके अंदर हम कुछ सैंपल डालते हैं जिसको फिर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेट कहते हैं। तो सैंपल ट्यूब जो है ये यूजुअली जो है क्या होती है, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 मिलीमीटर की होती है। ग्लास ट्यूब होती है, ग्लास की बनी हुई होती है। एंड इसके अंदर जो लिक्विड है वो आ सकता है 0.4 मिलीलीटर। इसके अंदर लिक्विड जो है वो आ सकता है। तो माइक्रो ट्यूब्स जो है वो भी यूज़ होती हैं अगर हमारे पास वॉल्यूम और कम है। तो माइक्रो ट्यूब्स आर यूज फॉर लो वॉल्यूम्स। माइक्रो ट्यूब्स आर यूज्ड फॉर लो वॉल्यूम। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास सबसे पहला पार्ट इसका, जो कि था सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब जो है उसके उसके अंदर जब हम सैंपल डालते हैं तो इसको हम प्लेस कर देते हैं इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो एक्सटर्नल मैग्नेट्स जो हैं वो इसके दोनों साइड्स पर होते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेट्स हैं, एक इस साइड पे, दूसरा इस साइड पर। एक्सटर्नल मैग्नेट्स। अच्छा, अब एक्सटर्नल मैग्नेट्स को अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, कहते हैं मैग्नेट। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेट जो है किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक्यूरेसी और क्वालिटी जो है वो इन मैग्नेट्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो हम लिख सकते हैं कि एक्यूरेसी एंड क्वालिटी डिपेंड अपॉन दीज मैग्नेट्स। एक्यूरेसी, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं दूर करके लिख लेते हैं ताकि क्या हो, इजीली बाकी चीज़ें भी बनाई जा सकें। तो इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं इतना दूर। तो ये जी हमारे पास थे मैग्नेट्स। अच्छा, एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ NMR spectroscopy depend on their strength। जितने अच्छे मैग्नेट होंगे उतनी अच्छी क्या होगी आपके पास NMR की एक्यूरेसी होगी। रेजोल्यूशन जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, फील्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। रेजोल्यूशन इंक्रीज दी फील्ड स्ट्रेंथ। रेजोल्यूशन इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ। अब ये जो मैग्नेट्स हैं इनकी टोटल हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स भी देख लेते हैं साथ ही, ताकि बार बार जो है इन चीज़ों को डिस्कस ना करना पड़े। टाइप्स, पहली जो टाइप है उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल मैग्नेट। कन्वेंशनल मैग्नेट। इसकी जो पावर है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 30 से 60 मेगा हर्ट्ज के दरमियान। 30 से 60 मेगा हर्ट्ज के दरमियान। इसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है मैग्नेट की, जो होती है हमारे पास परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, या और इलेक्ट्रोमैग्नेट लिख लें, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी जो पावर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वो होती है 60 से लेके 100 तक। 60 से लेके 100 तक मेगा हर्ट्ज के अंदर। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो टाइप है वो आ जाती है, लास्ट टाइप जो है हमारे पास, थर्ड टाइप, जो कि है सुपर कंडक्टिंग सोलिनॉइड्स। सुपर कंडक्टिंग सोलिनॉइड्स।
इनकी जो स्ट्रेंथ है वो होती है 470 मेगाहर्ट्ज। ये सबसे बेटर होती हैं मैग्नेट्स की टाइप्स में से। तो हमने देखा मैग्नेट्स के दरमियान में हमने क्या रखा, सैंपल रखा, किसमें, एक ट्यूब में, जिसको हमने सैंपल होल्डर कहा। मैग्नेट्स जो थे वो तीन टाइप्स के थे, कन्वेंशनल, परमानेंट एंड सुपर कंडक्टिंग सोलिनॉइड। अब तीसरी चीज़ जो है वो देख लेते हैं। तीसरी चीज़ जो है उसके बाद हम करते हैं कि इस सैंपल को जब प्लेस कर देते हैं सैंपल ट्यूब के अंदर, उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और देन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद रेडियो वेव जो है उसको अप्लाई करते हैं। तो रेडियो वेव अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। तो इधर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है। इसको अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा हो जाएगा। लिखते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड ट्रांसमीटर। ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो हैगा ट्रांसमिट करेगा। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से दो कॉइल्स जो हैं वो जाकर किधर परपेंडिकुलरली मूव करती हैं हमारे पास जो ये है सैंपल ट्यूब इसके, एंड देन वापस जाती हैं और अटैच हो जाती हैं अपने ही ट्रांसमीटर के पास। तो ये कॉइल है आपके पास ब्लू कलर की जो मैं बता रहा हूँ, ये इस तरीके से। तो क्या हुआ, इस तरीके से रेडियो वेव जो है वो जनरेट हुई। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्वीप जनरेटर। स्वीप जनरेटर जो है वो एक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम इधर एक चीज़ बना लेते हैं, ये स्वीप जनरेटर, इसको भी बाद में डिस्कस भी करते हैं होता क्या। स्वीप जनरेटर जो है ये इधर एक कॉइल के साथ अटैच हुआ होता है, जो कि कॉइल इधर होती है। ये कॉइल क्या है, रिसीवर कॉइल है। और साथ साथ इधर दो और स्वीप कॉइल्स के साथ ये अटैच हुआ हुआ होता है, जो कि मैग्नेट के इर्द गिर्द होती हैं। तो स्वीप जनरेटर जो है वो स्वीप कॉइल्स के साथ अटैच हुआ हुआ है। और स्वीप कॉइल्स जो हैं, ये वाली जो मैग्नेट के बिल्कुल साइड पर है स्वीप कॉइल्स। स्वीप कॉइल्स का क्या काम हुआ, स्वीप कॉइल्स का काम है कि ये क्या होती हैं, ये हेम होल्ड्स कॉइल्स होती हैं, जो कि मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी को अल्टरनेट करने के काबिल होती हैं मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी को। तो मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी जो है इनके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये जो स्वीप जनरेटर है ये देन क्या होता है, पावर सप्लाई से चल रहा होता है तो उसके साथ अटैच हुआ होता है ऐसे, एंड देन ये आपका जाके अटैच हुआ होता है एक और जगह, इसको भी डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने देखना है कि रिसीवर कॉइल जो है उसका क्या काम है। तो ये जो हमने कॉइल बनाई है, ये जो इर्द गिर्द घूम रही थी, इसको हम कहते हैं रिसीवर कॉइल। रिसीवर कॉइल जो है वो अटैच हुई हुई होती है हमारे पास, जब ये रिसीव कर लेती है सिग्नल तो ये हमारे पास अटैच हुई हुई होती है एम्पलीफायर के थ्रू। तो एम्पलीफायर क्या करता है, इसको 10 टाइम्स 10⁵ एम्पलीफाई करता है एंड डिटेक्टर के पास भेज देता है। डिटेक्टर के पास, डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करता है, जिसके बाइस क्या होता है, हमारे पास एनएमआर सिग्नल बनता है। तो ये क्या होगा, वापस इधर आके अटैच होगा। तो ये जो हमने लगाया था इधर सिग्नल आता है हमारे पास एनएमआर सिग्नल जनरेटर से। तो ये जी आपके पास क्या है, एनएमआर का वर्किंग प्रिंसिपल, सॉरी ऑपरेटर्स आ जाता है सारे का सारा। इसके बाद हमने जो चीज़ डिस्कस करनी थी वो है स्वीप जनरेटर जो है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्वीप जनरेटर जो है वो क्या है, जो कि क्या कर रहा था, स्वीप कॉइल्स के ज़रिए से मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने की कोशिश, चेंज भी कर सकते हैं जनरेटर। इट इज़ अ सेट ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, इट इज़ अ सेट ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल्स पैरेलल टू द मैग्नेट। सो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है, क्या है, पैरेलल है मैग्नेट के टू द एक्सटर्नल मैग्नेट, या फिर मैग्नेट काम क्या करता है, एंड विच अल्टर्स द मैग्नेट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकता है, विच अल्टर्स द मैग्नेट। इसके बाद हमारे पास रिसीवर कॉइल थी जिसको हमने डिस्कस किया, और रिसीवर कॉइल के साथ साथ एम्पलीफायर था जिसको भी हमने डिस्कस किया, जो कि 10⁵ जो है वो जनरेट एम्पलीफाई करता है इसके सिग्नल को, डिटेक्ट जो हुआ होता है। एंड देन डिटेक्टर होता है जो कि सिग्नल को प्रोड्यूस करता है, और रेजोनेटिंग न्यूक्लाई के जरिए से सिग्नल है उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है और एनएमआर सिग्नल देता है। तो ये जी हमारे पास क्या है, अगर इसको ऐसे करके देखा जाए तो ये हमारे पास सबसे पहले
सबसे पहले तो हमने पढ़ा सैंपल जो है जिसमें डलता है सैंपल होल्डर। उसमें सैंपल डालने के बाद हमने देखा कि एक्सटर्नल मैग्नेट्स थे, 3 टाइप्स के। कन्वेंशनल था हमारे पास, परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट था, एंड देन हमारे पास क्या थी स्पेशल, जो कि सुपर कंडक्टिंग सोलिनॉइड थी। सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड कर रही होती है आपकी एनएमआर की कैपेसिटी के ऊपर। इसके बाद हमने देखा कि इसको हमने रखा रेडियो वेव ट्रांसमीटर के थ्रू, रेडियो वेव्स के दरमियान जो कि परपेंडिकुलर होती हैं इन मैग्नेट्स के। ये वेव्स और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में क्या होती है परपेंडिकुलर, जिसकी वजह से क्या करता है सैंपल के अंदर जो न्यूक्लाई है वो रेजोनेट करता है। एंड रेजोनेट जब करता है तो क्या होता है, उसके इर्द गिर्द जो कॉइल लगी हुई है, इस कॉइल को हम क्या कहते हैं, रिसीवर कॉइल। रिसीवर कॉइल रिसीव करती है और एम्पलीफायर के पास भेजती है, एम्पलीफायर एम्पलीफाई करता है एंड डिटेक्टर के पास भेजता है जो कि डिटेक्ट करता है। बीच में हमने देखा कि कुछ हमारे पास स्वीप कॉइल्स थी और स्वीप जनरेटर था। स्वीप कॉइल्स स्वीप जनरेटर से क्या होता है, हैंडल और होता है, और स्वीप कॉइल्स का काम होता है इस मैग्नेट की मैग्नेटिज्म को अल्टर करना, चेंज करना, एंड देन ये सिग्नल आ जाता है हमारे पास। तो ये टोटल हमारे पास क्या है, 5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो डिपेंड कर रही है। सबसे पहले हमने देखा सैंपल होल्डर, देन मैग्नेट, देन स्वीप जनरेटर, देन रिसीवर एंड एम्पलीफायर, देन डिटेक्टर। अच्छा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं लैमर इक्वेजन के, जो कि हमने पहले डिस्कस नहीं किए थे, उनको देख लेते हैं कि लैमर इक्वेजन जो है वो कैसे किसी भी मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जा रही होती है। सबसे पहले देख लेते हैं लैमर इक्वेजन को एक दफ़ा, जिसका एक लेक्चर आपको पहले भी मिलेगा लेकिन उसमें न्यूमेरिकल कोई भी सोल्व नहीं किया। लैमर इक्वेजन, तो लैमर इक्वेजन थी क्या, म्यू इज इक्वल्स टू गैमा डिवाइडेड बाय 2 पाई। गैमा क्या था, जायरो मैग्नेटिक रेशियो थी, एंड इधर आ जाता था बी नॉट। बी नॉट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी। पाई की वैल्यू हमें पता है, जायरो जो है उसकी वैल्यू, जायरो मैग्नेटिक रेशियो की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होती है, और होती कितनी है 26.7 या फिर 267.53 पर टेस्ला। टेस्ला, सो ये इलोन मस्क वाला टेस्ला है, नाम है टेस्ला, वो वाला टेस्ला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अब न्यूमेरिकल आपके पास आ जाता है कि हमारे पास जो मैग्नेट है उसकी कुछ पावर है, मैग्नेटिक फील्ड है उसकी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास है 1.47 या टेस्ला, और अगर इसको हम गोल्स में कन्वर्ट करें 14100 गोल्स। सो ऐसा मैग्नेट जिसकी मैग्नेटिक फील्ड 1.47 टेस्ला है, वो क्या करेगा, कितने हमारे पास वो जनरेट करेगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम उसकी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो लैमर इक्वेशन है यूज़ करते हुए, ये हमारे पास गैमा डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड मल्टीप्लाई बाय बी नॉट। अब बी नॉट की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी, क्वेश्चन में से आ जाएगी। बी नॉट की वैल्यू क्या है, 1.41 टेस्ला। तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, गैमा, गैमा की वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट थी 267.53, और डिवाइड बाय 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.141 या फिर 3.14। जब ये सारा कुछ हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज़ जो है हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 60। इट मीन्स दैट इट इज इक्वल टू 60 मेगा हैजर्ड्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है कि जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड है 2.35 टेस्ला, या फिर गोल्स के अंदर देखें तो 23500 गोल्स में। इसकी क्या करें, वही काम करें, इसकी भी जो फ्रीक्वेंसी है मैग्नेटिक की फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी। तो हम वही अपनी इक्वेशन लगाएंगे, ऊपर जो है गैमा होता है तो उसकी वैल्यू अब हमें याद होनी चाहिए 267.53 डिवाइड बाय 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई बाय जो वैल्यू अभी मैग्नेट की दी गई है, किस चीज़ की है, मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या है 2.35। जब इस सारे को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मेगा हैजर्ड्स। इसी तरह तीसरा न्यूमेरिकल जो इंपॉर्टेंटली पेपर्स में आ जाता है वो है कि अगर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड 4.7 हो, सो ये फार्मूला जो है ये आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो हमें कुछ और भी दे सकता है, मैग्नेटिक फील्ड दे सकता है कि इसमें से हम क्या निकालें, सॉरी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी दे सकता है कि इसमें से हम क्या निकालें, मैग्नेटिक फील्ड निकालें। इधर मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है कि इसमें से मैग्नेट की फ्रीक्वेंसी निकालें। 4.7 अगर आपके पास क्या है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसी तरह गैमा इज इक्वल्स टू 37.5 डिवाइडेड बाय, सॉरी 67 था, डिवाइड किससे करेंगे 2 पाई से, ये सॉरी थोड़ा सा मल्टीप्लाई बाय 3.14
और इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, जो भी दिया गया है 4.7। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 200 मेगा हेजर्स। तो इस तरीके से क्या होता है, NMR को हम डिस्कस कर लेते हैं, इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को और इसकी जो वर्किंग है उसको। सो ये इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग का आपके पास लेक्चर जो है वो तमाम हुआ। इट इज़ ईजी एंड इसके न्यूमेरिकल्स भी हमने सोल्व किए। ये जो तमाम 6 पार्ट्स थे इसके, फॉर एग्जांपल हमारे पास सैंपल होल्डर, मैग्नेट एंड स्वीप जनरेटर, हमारे पास रिसीवर कॉइल, एम्पलीफायर, डिटेक्टर एंड देन जो NMR सिग्नल है, ये तमाम जो है पॉइंट्स, इनको जहन में रखते हुए हम ये इजीली बना भी सकते हैं एंड पेपर जो है उसमें नंबर भी ले सकते हैं, वैसे नॉलेज के लिए बेस्ट हो जाएगा। सो मज़ीद NMR सीरीज़ के लिए देखते रहिए केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय महाज के लिए। थैंक्स।